सोशल साइंस क्लास 9th इकोनॉमिक्स। इसमें आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्यूपिल एज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में लोग। इसका फर्स्ट पार्ट है, दिस वीडियो कंटेन्स प्यूपिल एज ए रिसोर्स, नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल, द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। इस वीडियो में हम देखेंगे संसाधन के रूप में लोग, उनके दोनों पहलू हम देखेंगे, नकारात्मक पहलू एंड सकारात्मक पहलू। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, वर्चुअस साइकिल, एक अच्छा चक्र, विशियस साइकिल, एक बुरा चक्र या दुष्चक्र, एंड द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास, और सकल और विलास दो काल्पनिक लड़कों की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यूपिल एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग, या जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री विद ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, वर 35.26 करोड़ इन 2018। हमें पता है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और उसकी जनसंख्या उससे भी अधिक विशाल है। 2018 में भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ थी। देयर कैन बी टू आस्पेक्ट ऑफ दिस साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, जो कि जनरली हम सब लोग समझते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट, एक नकारात्मक पहलू। आमतौर पे इतनी बड़ी जनसंख्या को हम नेगेटिव रूप में ही देखते हैं और ये मानते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा बोझ है। Generally, we look only the negative aspect of population. The large population of India is considered as a burden for the economy. ये इतनी बड़ी जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बोझ मानी जाती है। ये जनसंख्या को देखने का एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन यहाँ इस लेसन में हमें इसके सकारात्मक पहलू को देखना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कैन बी एन एसेट फॉर द कंट्री। द पॉजिटिव एस्पेक्ट टर्न्स द बर्डन इनटू एन एसेट। तो जनसंख्या को देखने का जो सकारात्मक पक्ष है, वो जनसंख्या को एक बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में देखता है। तो ये सकारात्मक पहलू एक जिम्मेदारी को, एक बोझ को एक संपत्ति बना देता है, हमारी एक ताकत बना देता है। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विद देयर प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज इज द ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की जो कार्यशील जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या का आकार, उसकी उत्पादक योग्यताएं, कुशलताएं, वो उस देश की मानव पूंजी या मानव संसाधन कहलाती है। ये 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि देश में रहने वाले लोगों की संख्या और उनकी गुणवत्ता, तो वो गुणवत्ता देश के लिए एक रिसोर्स का काम करती है, एक संसाधन का काम करती है। द कैपेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ GNP ऑफ द कंट्री इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो देश की जनसंख्या का जो ये गुण है कि वो देश की आय में, देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे सकती है, उसका ये गुण उसको एक संपत्ति बना देता है, एक ताकत बना देता है, और यही जनसंख्या को देखने का हमारा एक सकारात्मक नज़रिया है। तो इस सकारात्मक नज़रिए के अनुसार जनता को देखने के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के हिसाब से हम ये मानते हैं कि देश का हर नागरिक देश की आय में अपना योगदान देता है। वो देश के GNP में, सकल घरेलू उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योगदान देता है, और उसका ये योगदान उसको एक बोझ नहीं बल्कि उसको एक ताकत के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि देश का हर नागरिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योगदान देता है, और इसलिए वो देश के लिए बर्डन नहीं बल्कि देश के लिए वो एक स्ट्रेंथ है, एक एसेट है। तो अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है? Total value of all the final products and services produced in the country in a year, including income from abroad, is called gross national product. एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, और इसमें हम विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कहलाती है देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक बार फिर से समझ लो, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन ए ईयर, एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी शामिल करते हुए, उसको हम कहते हैं देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। इसको हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम वस्तुएं। तुम सोचोगे अंतिम वस्तुएं क्या होते हैं? अंतिम का मतलब है जैसे कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में कोई नई वस्तु बनाने में यूज़ हो रही है,
सच एज शुगर केन इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। गन्ने का प्रयोग चीनी बनाने में होता है। तो अब यहाँ पर हम गन्ने को और चीनी को दोनों को अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, उसको फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करेंगे, चीनी को काउंट करेंगे, जिससे कि डबल काउंटिंग ना हो जाए। तो इसीलिए देश में 1 वर्ष की अवधि में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और जिसमें हम विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी शामिल कर लेते हैं, उसे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उसे हम देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। The investment made in education, training, skill development and health facilities improvement is known as human capital formation। मानव पूंजी निर्माण का क्या मतलब है कि मानव को पूंजी के रूप में निर्मित करना। देश की जनसंख्या की क्वालिटी को हम बढ़ा देते हैं, जब उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, उसकी स्किल्स को बढ़ा देते हैं, तो वो देश के लिए एक पॉजिटिव काम करने लगते हैं। तो उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। द इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। तो लोगों की शिक्षा, उनका प्रशिक्षण, उनमें कौशल का निर्माण, उनका स्वास्थ्य, इन सब के लिए किया गया निवेश मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। इट इज़ लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक उसी तरह का शब्द है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था लास्ट ईयर, मानव संसाधन विकास। वहाँ उसे हमने मानव संसाधन विकास कहा है, यहाँ उसे हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण कह देते हैं। Large population can be turned into an asset by human capital formation। मानव पूंजी निर्माण के द्वारा देश की बड़ी जनसंख्या देश के लिए एक संपत्ति बन जाती है। और ये मानव पूंजी निर्माण कैसे होगा? जब हम देश की जनसंख्या की शिक्षा, योग्यता, कुशलता और स्वास्थ्य को बेहतर बना देंगे। वर्चुअस साइकिल, ये एक अच्छा चक्र दिखाया गया है। वर्चुअस है कि अच्छा है, इसका प्रभाव अच्छा होता है, ये एक पॉजिटिव साइकिल है। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। बेटर इन्वेस्टमेंट, बेहतर निवेश। अब ये बेहतर निवेश हमें कहाँ करना है? देश के लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और उनमें कौशल का निर्माण करने पर। बेटर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। अब जब ये हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इसका रिजल्ट आया बेटर प्रोडक्टिविटी। जो लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, ट्रेंड होंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो लोग ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। जो लोग काम ज़्यादा करेंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको आमदनी भी ज़्यादा होगी, उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होने का फिर वही रिजल्ट आता है कि फिर से वो अपनी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फिर इनकम ज़्यादा होगी, और इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, और इस चक्र का प्रभाव अच्छा होता चला जाता है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इधर। When we invest on the education, skill development, living standard and medical care of the pupil, their productivity increases। जब हम लोगों की शिक्षा, कौशल निर्माण, जीवन स्तर और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करते हैं तो लोगों की उत्पादकता बढ़ जाती है। That result in increasing the income, जिसका परिणाम होता है कि उनकी आय बढ़ जाती है। That income is again invested in human resource development, और वो बढ़ी हुई आमदनी फिर से मानव संसाधन विकास में, यानी कि फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर खर्च की जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता फिर से बढ़ जाती है, और ये एक चक्र बन जाता है। एग्जाम्पल, जापान हैज़ इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जापान, आप सभी जानते हैं, जापान एक बहुत छोटा सा देश है जो कि 4 बड़े बड़े द्वीप हैं उसमें, और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो जापान के पास सिर्फ आपदाएं हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। वो रिंग ऑफ फायर पर है, प्लेट के जॉइंट्स पर है, जिसलिए वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, सुनामी का खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जापान विश्व का एक डेवलप्ड कंट्री है आज। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है, मानव संसाधन विकास में पैसा खर्च किया है। दैट्स वाई जापान इज सच ए डेवलप्ड एंड रिच कंट्री, दो जापान लैक्स इन अदर नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए जापान आज एक इतना धनी और विकसित देश है, जबकि वहाँ बाकी सारे प्राकृतिक संसाधनों का अभाव पाया जाता है। नाउ द विशियस साइकिल, मतलब दुष्चक्र, एक बुरा चक्र, इसको हम नेगेटिव साइकिल कह सकते हैं। यहाँ पर है लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि दृष्टि पर लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते, तो जिसका परिणाम होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता लो होती है, कम है। उत्पादकता कम होगी तो जाहिर है उनकी इनकम भी कम होगी, लो अर्निंग।
कम इनकम होगी तो उस इनकम को वो केवल अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने पर ही खर्च कर सकेंगे, केवल अपनी ज़रूरी आवश्यकताएं पूरी करेंगे और फिर से वो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। वहाँ फिर लो इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। वहाँ लो इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी फिर से कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर अर्निंग कम होगी और इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति लगातार गरीब से गरीब होता चला जाता है। When we don't invest in education, skill development, living standard and medical care, our productivity decreases. जब हम शिक्षा, कौशल निर्माण, जीवन स्तर और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च नहीं करते तो हमारी उत्पादकता घट जाती है। That results in low earning and again in low investment in human resource development. जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी आमदनी घट जाती है और उसके बाद मानव पूंजी निर्माण पर, मानव संसाधन विकास पर हम फिर से खर्च नहीं कर पाते। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को बताने के लिए, उसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बुक में एक स्टोरी दी है। दो लड़कों की कहानी है, शकल और विलास। टू बॉयज नेम्ड शकल एंड विलास लिव्ड इन द सेम विलेज। शकल और विलास नाम के दो लड़के एक ही गांव में रहते थे। शकल पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द विलेज स्कूल। आफ्टर दैट ही completed a vocational course in computers and got a job in a firm. He developed a new software and got a promotion in reward. Thus he got a good life. शकल ने गांव के ही स्कूल से हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद उसने कंप्यूटर्स में एक व्यावसायिक कोर्स कर लिया और उस कंप्यूटर कोर्स के कारण उसको एक फर्म में अच्छी जॉब लग गई। वहाँ उसने अपने परिश्रम से, अपने इंटेलिजेंशिया से, अपनी बुद्धिमत्ता से एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। वो सॉफ्टवेयर उसकी फर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ और उसकी कंपनी ने खुश होकर पुरस्कार के स्वरूप में उसको एक प्रमोशन दिया। उस प्रमोशन से उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई और उसका जीवन पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। और इस तरह से शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट, शिक्षा में किया गया निवेश उसको एक बेहतर जीवन दे सका। अब हम इसके अपोजिट एक दूसरी स्टोरी देखते हैं, विलास की। Vilas is another boy. He couldn't go to school as was not interested in studies. His father was a fisherman. After the death of his father, his mother started the same work. The income was very low. Vilas became a patient of arthritis. He started the same profession to support his family. He is living a life of poverty. विलास एक दूसरा लड़का है उसी गांव का। वो कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसके पिताजी एक मछुआरे थे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता ने वही व्यवसाय शुरू कर दिया। उनके परिवार की आय बहुत कम थी और उसी समय दुर्भाग्य से विलास का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और वो आर्थराइटिस का मरीज बन गया। अब अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, परिवार की आय में अपना योगदान देने के लिए उसने वही व्यवसाय शुरू कर दिया जो उसकी माता और पिता करते थे, मछलियाँ पकड़ने का काम। उस व्यवसाय में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन विलास के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। उसके पास जीवन को बेहतर करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी। ही इज़ लिविंग ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी और इस तरह से वो गरीबी का जीवन गुजार रहा है। Thus we can see the difference made by education and health in a person's life. इस तरह हम देख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से योगदान देते हैं। जो हमने लेसन में पढ़ा है, दो तरह की साइकिल्स, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शकल ने वर्चुअस साइकिल में इन्वॉल्व हुआ। वो उसने हेल्थ एंड एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और फिर उसकी इनकम बढ़ गई। इस तरह उसकी लाइफ बेटर होती चली गई। और विलास वो इस विशेष साइकिल में फंस गया, वो दुष्चक्र में फंस गया। उसने एजुकेशन और हेल्थ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम रही और फिर उसकी इनकम भी कम रही और इस तरह वो पॉवर्टी के साइकिल में, निर्धनता के दुष्चक्र में फंसता चला गया।